टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज हमारी इस कोशिश में हमारे साथ होंगी जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी और हम मिलकर आपको कई सारी बारीक बातें बताने वाले हैं, तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अब तक आपने मुनाफे पर टैक्स देना तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मुनाफा तो मुनाफा, घाटा हुआ तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात है क्रिप्टो का। इस पर बातचीत करें आगे शो में चल करके। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप मोटा कैश बैंक से निकाल रहे हैं तो आपको बड़ा महंगा पड़ता है या फिर बड़ा महंगा पड़ेगा। एक सीमा से ज़्यादा टैक्स निकालने पर, कैश निकालने पर आपको टीडीएस देना पड़ता है। अभी टीडीएस के नियम क्या है, बारीकियां क्या है, ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना, ताकि कैश निकालना आपको महंगा ना पड़े। और एक और बात, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन अब तक आपको रिफंड नहीं मिला है और रिफंड अनलॉक हो गया है या फिर कहीं लॉक हो गया, तो उसको अनलॉक कैसे करें, इस पर बातचीत करेंगे शो में आगे चल के। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे दिलचस्प बात वो है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग को लेकर, चाहे निवेश को लेकर के। अब तक हम सुनते हैं आ रहे हैं कि जब भी हमें कोई मुनाफा होता है तो उस पर मुनाफे पर टैक्स देना होता है। ठीक है, यहाँ तो सब ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन घाटा होने पर भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। आखिर कैसे, ये समझते हैं गौरी से। गौरी, ये तो बड़ा अजीबोगरीब सुनने में लग रहा है कि घाटे पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए क्रिप्टो करेंसी की जो टैक्सेशन होती है वो काफ़ी अलग तरीके से होती है, क्योंकि सरकार की शुरू से नज़र रही है क्रिप्टो करेंसी पर। तो आम तौर पर हम अगर कोई बिजनेस इनकम जनरेट करते हैं या हम कोई कैपिटल गेन्स हमारी इनकम होती है, तो उसमें हमारा एक प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होता है, उस लॉस को हम माइनस कर देते हैं उस प्रॉफिट में से और बैलेंस पे हमें टैक्स देना पड़ता है। और अगर लॉस आपका ज़्यादा है तो आपको टैक्स नहीं देना होता। ये आम तौर पे जो कानून है वो ये कहता है। और आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में बहुत लोग अपना शेयर्स में से लॉस जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लॉस बुक कर लें, ताकि जो हमने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है वो एडजस्ट हो जाए और हमें ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। ये कानून क्रिप्टो करेंसी में लागू नहीं होता। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में आपने एक करेंसी बेची बिटकॉइन और उस पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और आपने एक इथीरियम बेचा जिस पे 2,000 रुपये का लॉस हुआ। कायदे से देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में आपको नेट 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे सरकार कहती है कि आपका जो लॉस हुआ है उसको सबको इग्नोर कर दीजिए, उसको हम नहीं देख रहे। जो प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये का बिटकॉइन से, उसके ऊपर आप हमें 30% स्ट्रेट अवे टैक्स दे दीजिए, क्योंकि हाईएस्ट टैक्स का जो स्लैब है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो हमारा 2,000 रुपये का नुकसान हुआ, वो नुकसान के उसको भूल जाइए, उसको इग्नोर कर दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जबकि शेयर वगैरह में तो ऐसा होता है कि आपको लॉस प्रॉफिट मिला करके टोटल क्या हुआ। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा हमने कई बार इसमें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की बात की कई शोज में, कि कैसे आप अपना प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं लॉस से, और अल्टीमेटली आपका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा या हो सकता है ना बने अगर आपका लॉस ज़्यादा है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है जो आपका इक्विटी शेयर्स में या कैपिटल गेन्स की बाकी इनकम में या आपके बिजनेस इनकम में अप्लाई होता है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी में आपको लॉस को इग्नोर करना है और प्रॉफिट के ऊपर आपको सीधा हाई रेट पे 30% पे टैक्स देना, और एजुकेशन सेस तो उस पर लगेगा ही। 12 लाख वाले ब्रैकेट में तब भी आपको इसमें देना पड़ेगा। ये फ्लैट, ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, ये स्लैब से कोई मतलब ही नहीं है। किसी का हमने 4 लाख रुपए तभी देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक तरह सरकार चाहती नहीं है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करें, बैन लगा नहीं सकती, तो तमाम तरह के पाबंदियां या फिर के बंदिशें लगाइए ताकि आपको डिस्करेज किया जा सके। फिर भी आप अगर उत्साहित है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, तो ये बड़ी बारीक बात है जो गौरी ने बताया। ऐसा करते हैं, इस बीच कई सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं। चलते हैं पुणे, जहां से हमारे साथ फोन कॉल पे हैं राम साहब। राम साहब नमस्कार। मेरा सवाल है ये, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस एन्युइटी पॉलिसीज हैं। ओके, उसमें अभी तक जो भी एन्युइटी मिल रही थी मैं उसे टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानता था। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि कुछ एक्सक्लूजन रेशियो करके होता है, जिसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रिटर्न है वो नॉन टैक्सेबल हो सकता है। तो लेकिन ये अपने इंडियन टैक्स लॉज में अवेलेबल होता है क्या एक्सक्लूजन रेशियो, जिससे कि हम लोग रिटर्न ऑन प्रिंसिपल अमाउंट को नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट ऑफ एन्युइटी मान सकते हैं? ठीक है, हमारे साथ गौरी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। गौरी बताएं। गौरी,
देखिए, जो एन्युटी प्लान्स होते हैं ना, इसमें बहुत तरह के प्लान्स आते हैं। तो जो आपकी एन्युटी आ रही है आपको मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे, जो आपको पे आउट आ रहा है, कायदे से आपको वो, जैसे आप दिखा रहे हैं, आपको अपने टैक्स स्लैब में ऐड करके उसके ऊपर टैक्स देना होता है। ये जो आपने एक्सक्लूजन रेशियो की बात की, ये होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप रिडीम कर रहे हैं तो आपका एक प्रिंसिपल का पोर्शन रिडीम हो रहा है और कुछ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर है भी, तो भी हम सिर्फ इस बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपने जिससे पॉलिसी ली है, आप अपने एजेंट से एक बार बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो आपको एन्युटी आ रही है उसमें क्या ये डिफरेंस है कि प्रिंसिपल का अलग अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट का अलग आ रहा है। अगर वो कहते हैं हाँ इसमें ऐसा ही है और आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे टैक्स देना है, तो आप उनसे वो रिटर्न कंफर्मेशन लेंगे, उनसे कैलकुलेशन लेंगे, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन भी आपको वो ही देंगे। अगर कैलकुलेशन वो देते हैं और कंफर्म करते हैं कि इसमें दोनों पोर्शन है, तो आप अपनी रिटर्न भरते समय आप टैक्सेशन वाला आपको जो प्रिंसिपल है उसको बाहर कर देंगे और बैलेंस के ऊपर आप टैक्स दे देंगे। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपको वो नहीं देते हैं, तो आप इसको फुल्ली टैक्सेबल दिखाएंगे, जैसे कि आप करते आ रहे हैं, क्योंकि वो ही सही तरीका है। अदरवाइज आपको नोटिस आने का चांस हो जाता है। तो अपने मन से नहीं बता सकते कि प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट ही है? बिल्कुल भी नहीं। आपको चेक भी करना जरूरी है और सिर्फ ओरल कंफर्मेशन पे रिलाई नहीं करना, उनसे कागज भी लेना है, ईमेल पे कंफर्मेशन, और कैलकुलेशन भी लेनी है। कैलकुलेशन भी आपने वही यूज करनी है जो वो देंगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इस पॉलिसी में, फिर तो आपको पूरे पे ही टैक्स देना है। चलिए चलते हैं रांची, जहां से अशोक कुमार यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या कंफ्यूजन है? सर मैंने जो है असेसमेंट ईयर ये 2021 का है और मैंने जो ITR फाइल किया था उसमें मुझे 94,800 का मुझे रिटर्न मिलना था। बट वो काफी दिन मैंने इंतजार किया, वो रिटर्न नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि कोई एक लेटर जो है वो मुझे भेजा गया था, उसमें कुछ करेक्शन के लिए वहाँ से ऑफिशियल से, तो वो मुझे नहीं मिल पाया था। तो मैंने जब वहाँ ऑफिस जाकर के पता किया तो वो बोला कि वो लाइन जो है वो लॉक हो गया है। तो वो लॉक हो जाने के बाद जो है मैंने वहाँ के ऑफिसर से, सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह से मिलकर के बात की, तो फिर ये हुआ कि आप एक कंडोनेशन जो है लेटर जो है वो आप दे दें और उसके बाद जो उसको अनलॉक किया जाएगा। तो मैंने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जो है एक चिट्ठी भी लगाई उसको लेकर के कि इसको अनलॉक किया जाए और उसको जो है मेरा रिटर्न के लिए उसको हमको फिर से करने के लिए दिया जाए। बट वो अभी तक, ये मैंने जनवरी 23 में फाइल किया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया और मेरा रिटर्न अभी तक नहीं मिल पाया। तो जनवरी 23 के बाद से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ आप लोगों के बीच में? नहीं, मैं 1-2 बार गया भी तो बोला कि नहीं आपको आना होगा तो आपको चिट्ठी जाएगी। तो जाने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। रकम अच्छी खासी 94,800 रकम है और फाइनेंशियल 2020-21 का है। इसमें मुझे लगता है थोड़ी गलती ये हुई है कि हमने जो कम्युनिकेशन आई थी डिपार्टमेंट से वो हमने मिस कर दी। हालांकि सारी कम्युनिकेशन आपको ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगी, तो आप जो मैनुअल चिट्ठी की आप पर जो रिलाई कर रहे हैं उसको छोड़ के आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल लॉग इन करिए। इनकम टैक्स पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अपने पोर्टल पे आप डिमांड उस जो रिफंड है वो उस असेसमेंट ईयर का आप देखिए क्या रीज़न है। जब आप चेक स्टेटस करेंगे रिफंड का, तो उसमें लिखा आएगा कि आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है बैंक में, उसका क्या रीज़न है। पहले रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड ना हो, या हो सकता है कि कोई और इशू हो सकता है कोई डिमांड ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग हो, उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया हो। कोई भी रीज़न हो सकता है आपका रिफंड ना आने का, और वो रीज़न आपको पोर्टल पे अपने पैन से लॉगिन करके ही पता लगेगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से आपका रिफंड रुका है और उस टाइम पे कोई टेक्निकल ग्लिच था या कोई ऐसा इशू था, तो आप जैसे आप मिलके आए ऑफिसर से, आपको उनसे थोड़ा सा फॉलोअप हो सकता है करना पड़े, और आप उनको अगर दोबारा कंडोनेशन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और कोई रीज़न एज सच नहीं होगा उसको ब्लॉक रखने का, तो वो रिफंड क्रेडिट कर देंगे। मीनवाइल इनकम टैक्स पोर्टल पे ही एक ग्रीवियंस सेल है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके अपना ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आप पूरा एक्सप्लेन करिए कि ऐसे
वजह से आपका रिफंड ऑन होल्ड है और अभी तक आया नहीं है। साथ ही साथ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं, वो पूरी आपकी प्रॉब्लम समझेंगे भी और आपको गाइडेंस देंगे और शायद आपको बताएंगे कि इस ईमेल आईडी पे आप अपनी कॉन्डोनेशन को ईमेल करिए और आप वो जैसे भी गाइड करेंगे आप वैसे फॉलो अप करिए। लेकिन ये जानना सबसे ज़रूरी है कि कारण क्या है ये रिफंड को रोकने का, क्योंकि जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे रिफंड नहीं आएगा। थैंक यू सो मच अशोक जी हमसे संपर्क करने के लिए। चलते हैं अब अहमदाबाद, जहां से रामचंद्र दहिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज राम नाम के लोग बहुत आ रहे हैं हमारे शो में, आपसे पहले भी कॉलर थे उनका भी नाम राम था। राम नाम पार करेगा। बिल्कुल बताएं क्या उलझन मेरा है? एक क्वेश्चन है फॉर स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैंडीकैप्स के लिए। हाँ ये पहले ये 80 DD और 80 U में उनको एग्जाम्पशन मिलता था दो तरह का, 50% अबो 50% एंड मोर देन 75% 80%। ठीक है। इस साल से उन्होंने कोई सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स ने, फॉर्म नंबर 10(1)A, जिसमें उन्होंने बहुत लिमिटेड वो कर दिया, डिसेबिलिटी सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी जैसे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है या वो इस तरह से कोई वो है, तो वो सब उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए। क्या ये कोई नया इंट्रोडक्शन है, क्या क्या है? नहीं, देखिए जो सेक्शन 80U की डिडक्शन होती है वो पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है। उसमें जो डिसेबिलिटीज़ लिस्ट की गई हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, एक्सक्लूजन कुछ भी नहीं है। आप जो भी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। सिर्फ चेंज इस साल ये आया है कि क्योंकि सरकार ओल्ड रेजिम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है और ओल्ड रेजिम में लोग बहुत ज़्यादा फेक डिडक्शंस क्लेम करके टैक्स बचा रहे थे, इस वजह से बहुत सारे चीज़ें कंपलसरी कर दी हैं ओल्ड रेजिम में जो टैक्स भर रहे हैं उनके लिए, जिसमें अगर आप डिसेबिलिटी का सेक्शन आप क्लेम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। ड्रॉप डाउन में अगर एग्जैक्टली आपका नहीं कैटेगरी आ रही आप क्लेम कर लीजिए, बट आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है डिसेबिलिटी का, डॉक्टर से स्पेसिफाइड, जो आपको दिखाना होगा कि ये हमारी डिसेबिलिटी है और इसके लिए हम ये सेक्शन क्लेम कर रहे हैं। कोई ऐसा चेंज नहीं है, डिसेबिलिटी कोई भी सेक्शन 80U से बाहर नहीं की गई है। तो कोई सेक्शन से बाहर नहीं किया गया, इसको सिर्फ एक कह सकते हैं फॉर्मेटिंग चेंज किया गया। हाँ जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर्टिफिकेट में। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? पहले ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप को मिलता था सर्टिफिकेट, वो कंसेशन। हाँ। तो ये जो सर्टिफिकेट इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है फॉर्म 10(1)A या IA जो भी व्हाटएवर इट इज, तो उसमें जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सिर्फ 3 ही डिसेबिलिटी इन्होंने मेंशन की है, सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। आपके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का? या डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, वे बैक सिंस यानी 80s 90s एंड 2007 में भी दिया, वो भी दिया। तो आप अगर ड्रॉप, हाँ जी, फाइन उसमें जो ये भर रहे थे ना, IT रिटर्न भर रहे थे, उसमें वो सर्टिफिकेट का नंबर ये जो कुछ डाला, कोई एक्सेप्ट नहीं किया, आगे खुला ही नहीं। हो सकता है सर्टिफिकेट या तो पुराना हो इसलिए ना खुला हो। आपको वो लेना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड रिजीम के लिए अब थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दी गई है हर सेक्शन में, सिर्फ 80U के लिए नहीं, बाकी जो बेसिक सेक्शंस होते हैं HRA और आपका 80C, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब मांगी जा रही है। अगर आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप उसमें जितनी भी डिडक्शंस ले रहे हैं उसमें आपको ये एक चैलेंज आएगा। तो हर चीज़ का आपके पास रिसीट होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर कागज़ होने चाहिए। चलते इसको देखिएगा दहिया साहब, एक और कोशिश करके, जैसा कि गौरी ने बताया है, फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप ज़्यादा मोटा कैश निकालते हैं बैंकों से आपको बड़ा महंगा पड़ेगा और इसके लिए TDS कटता है, उसके नियम क्या हैं, बारीकियाँ क्या हैं, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या था?
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है जाने मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल ने इससे पहले एक मुद्दा जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि बैंक में हमने अपना पैसा डाला, तब तक तो आपने कुछ नहीं कहा, अब बैंक से पैसा निकालते तो आप कहते हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, TDS देना पड़ेगा। तो इसमें लक्ष्मण सिर्फ आपका कैश को लेके रूल है, क्योंकि सरकार कैश की ट्रांजैक्शंस को कम करना चाहती है, UPI और ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट करना चाहती है। कैश की इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में जितनी कम हो, सरकार उसके लिए तो UPI ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर हमें इंसेंटिव दो, कैश निकालने पर डिसइंसेंटिवाइज क्यों कर रहे हो? तो कैश निकालने का मतलब है कि और लिमिट बांधी है, अगर उससे ज्यादा आप कैश निकाल रहे हैं तो आप इतने कैश का क्या कर रहे हैं। तो सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप इतना कैश निकाल रहे हैं तो आप उसका क्या कर रहे हैं। वो जानकारी सरकार को कैसे मिलेगी? वो जानकारी तब मिलेगी जब बैंक रिपोर्ट करेगा कि इस व्यक्ति ने इतना कैश विड्रॉ करा है। वो रिपोर्टिंग होगी आपकी TDS कटने पे। TDS कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। TDS एक ऐसा टैक्स है जो आपका बैंक पहले ही काट लेता है, बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि आपने इतना कैश विड्रॉ किया है, और जब आप इतना कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आप उसको जहां स्पेंड कर रहे हैं वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका इतना TDS कटा है कैश विड्रॉल्स पे तो नोटिस आने का चांस बढ़ जाता है। अब TDS कटता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे, छोटा मोटा कैश विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर TDS नहीं कटेगा। 20 लाख तक कोई TDS नहीं है। 20 लाख से 1 करोड़ की पेमेंट है और आपने अपनी ITR फाइल की है और आपने बैंक को दी है तो भी कोई TDS नहीं है। अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, क्योंकि आपने इतना ट्रांजैक्शन की बट आप ITR नहीं फाइल कर रहे, तो यहाँ पे बैंक आपका 2% TDS काट लेगा। और 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी विड्रॉल्स हैं तो बैंक आपका 2% TDS काटेगा, और वो भी तब अगर आपने ITR दिए है। अगर आपने ITR नहीं दी है तो 5% काट लेगा, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस में ये मानना बहुत मुश्किल है कि आपको ITR भरने की रिक्वायरमेंट नहीं। ये बात तो से 1-1 करोड़ रुपए आप निकाल रहे हैं तो ITR भरना, कुछ इनकम ऐसा है आपको ITR भरना बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो सरकार ने आप देखिए हाई वैल्यू पे ये चीजें लगाई हैं, और ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, ये काट के आप ही के पैन में जमा हो रहा है। फिर आप बाद में रिफंड ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इससे बचने का कोई तरीका? बचने का तरीका ये है कि पहले तो आप अपने विड्रॉल्स कम करें, लिमिट्स जो मैंने बताई उसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। आप जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उतना ही आप सेफ हैं, क्योंकि कैश के ऊपर सरकार की बहुत नजर है। अच्छा, ये जो लिमिटेशन है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग कि मान लिया साल का है, महीने का है कि वन ट्रांजैक्शन? ये साल का है, और एक बैंक में जितने भी अकाउंट्स हैं आपके सारे मिला के, उस पैन के अगेंस्ट जितने भी अकाउंट्स हैं सबके मिला के, बैंक के सारे बैंक एक बैंक के। अब ये एक लूप होल है कि अगर आपने दूसरे बैंक में, तो दोनों बैंक को आपस में नहीं पता लगेगा, लेकिन एक बैंक में अगर है तो पूरा TDS नहीं कटेगा। अलग जैसे मान लिया कोई ICICI बैंक में, आपके पास SBI बैंक में, तो दोनों अलग निकाले तो उसका कैलकुलेशन मर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि पैन एक है तो जब सरकार चाहेगी तब खंगाल लेगी, इसीलिए अच्छा ही कायदे कानून में लेकर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलते हैं अनिल कुमार मिश्रा साहब के पास, जो कि खारघर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नई मुंबई से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राज साहब। नमस्कार गौरी मैडम। नमस्कार। बताएं क्या कंफ्यूजन है? हाँ, कंफ्यूजन ये है कि सर मैंने 21 मार्च को 6 महीना पहले क्वेश्चन दिया था। माफ कीजिएगा मेरी आवाज अभी गड़बड़ है। तो मेरे दो सवाल है। एक जो मेरी माँ है वो पेंशनर है, तो उसका अलग से अकाउंट है। एक मैंने अकाउंट खोला है, मैं अपना फर्स्ट नेम से और माँ का सेकंड नेम से। तो जो मेरी माँ कहती है कि उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करता हूँ, इसमें मेरे लिए क्या टैक्स ऑब्लिगेशन हो सकता है? बीइंग फर्स्ट में जो भी प्रोसीड पर टैक्स मैं ही देता हूँ, लेकिन क्या मेरे इनकम में प्रॉब्लम कर सकता है? और दूसरा ये कि जो नॉमिनी को जो पैसा मिलता है आफ्टर डेथ इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनी, क्या वो टैक्सेबल होता है? बस मेरा यही 2 सवाल है सर। ठीक है, दोनों सवाल का जवाब दिया जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने गले को ठीक करिए। गौरी, जितना मुझे समझ आया कि आपकी मदर को पेंशन आती है उनके अकाउंट में, और आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी क्योंकि मदर को पेंशन आ रही है, मदर अगर उस कैटेगरी में फॉल करती हैं कि उनको लेकिन ज्वाइंट अकाउंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेंशन ज्वाइंट अकाउंट है, ये बता रहे हैं कि सेकंड होल्डर मदर हैं और वो फर्स्ट होल्डर है, ज्वाइंट
जो पेंशन आ रही है वो क्योंकि मदर के पैन से आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनफैक्ट आप अपने AIS में जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जहां से भी पेंशन आ रही है वहां पे पैन आपकी मदर का रिपोर्ट किया गया होगा, टैक्स लायबिलिटी वहां बनती है, उनकी बनती है। तो रिटर्न आपकी मदर को भरनी है, अगर उस ब्रैकेट में आती है जहां पे उनको रिटर्न भरनी होती है। रिटर्न भरने के बाद वो पैसे का वो कुछ भी करें, वो उनकी चॉइस है। तो अगर वो पैसा आपको ट्रांसफर करती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि उनके बेटे हैं तो मदर से बेटे को जितना भी पैसा ट्रांसफर होता है या गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है वो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। आपको उसके ऊपर दोबारा कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि मदर ऑलरेडी दे चुकी हैं या वो बिलो टैक्सेबल लिमिट में आती हैं। लेकिन इसकी जो चेन है उसको आप रिकॉर्ड करने के लिए एक ईमेल या जैसे हम बताते हैं गिफ्ट डीड आप बना लीजिए अगर अमाउंट ज्यादा है कि मदर ने मुझे दिया, कि मदर ने दिया है, गिफ्ट है, लोन नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आपको गिफ्ट दिया है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि डेथ के केस में नॉमिनी को जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है? नहीं, देखिए जो एग्जेम्पशन होती है लॉ में कुछ चीज़ों को लेके, जैसे मैंने बताया कि मदर अगर अपने सन को दे रही हैं तो कोई टैक्सेशन नहीं है। वेडिंग पे कोई गिफ्ट्स मिलती हैं, कोई टैक्सेशन नहीं होती है। कोई इनहेरिटेंस किसी की होती है, जैसे कि किसी की डेथ हुई और उनके लीगल हेयर ने कोई इनहेरिट किया है कोई भी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बैंक में जो पैसा पड़ा है वो हो, शेयर्स हो या गोल्ड हो, किसी भी तरह की कोई भी इनहेरिटेंस पे कभी टैक्स नहीं लगता। जब आप उस चीज़ को बेचेंगे, सपोज करिए आपने गोल्ड इनहेरिट किया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब जिस साल में आप उस गोल्ड को बेचेंगे उस साल पे आपके ऊपर टैक्स लगेगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ली जाएगी जो आपकी मदर ने खरीदा था, उसको लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इनहेरिटेंस पे कोई टैक्स नहीं है। बट डेथ के केस में रिटर्न भरना ज़रूरी है। जिनकी डेथ हुई है उनकी जिस दिन तक वो थे उस दिन तक उनके नाम की रिटर्न जाएगी, उसके अगले दिन से जो भी इनकी इनकम है वो उनके लीगल हेयर की इनकम में ऐड होके फिर जाएगी। चलिए, तो अनिल जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए हों। फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो लिखिएगा सवाल टैक्स गुरु को। और आप ही अनिल जी ही नहीं, बाकी दर्शकों को भी यही कहूँगा, उनके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो फिर GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।